नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच, इससे जुड़ा है चैनल। मैं आपके लिए लेकर आता हूं कहानियां, कविताएं और बहुत सारी ऐसी वार्ताएं जो साहित्य और संस्कृति से जुड़ी होती हैं। आज मैं बड़ी कमाल की जगह पर हूं, बहुत ही अद्भुत जगह है, जहां पर चारवाक दर्शन, गुरु गोविंद की वाणी और यहीं पर आपको मृत्यु को जीवंत करने की कला सिखाई जाती है। और यहीं पर सीता का अपहरण होता है और रावण वध भी होता है। और यहीं पर शमशान सजते हैं और यहीं पर होता है गीता का ज्ञान। जी हाँ, मैं हूँ रंगमंच पर। आज मैं हूँ नाट्य किरण मंच के इस स्टूडियो में, जिसका नाम है माँ स्टूडियो, और यह स्टूडियो है भाई देव फौजदार का। भाई देव फौजदार नाटक के बहुत विरले कलाकार हैं, जिनको रंगमंच को लेकर के, समाज को लेकर के और राष्ट्र को लेकर के बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा विजन है। तो आज उनसे ही हम बात करेंगे। आइए मिलते हैं। देव फौजदार, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखर वाणी में। नाटक क्यों? जहाँ तक नाटक की बात है, मुझे लगता है नाटक हर समय के लिए प्रासंगिक है। जैसे कि नाटक की शुरुआत हुई थी, अगर हम आदिकाल की बात करें, आदि मानव काल की बात करें, तो नाटक की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी, हम जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, और हम लोग का बस एक ही साधन था जीवन जीने का, शिकार करना, शिकार कर कर लाना, पकाना, खाना और सो जाना। तो इस दरमियान हम क्या करें? तो हम लोग बातें करते थे। तो बातें क्या करें? तो रोज़ की बात होती थी। यानी कि सबसे पहले तो बात यह है कि नाटक प्रासंगिक होना चाहिए, आज का होना चाहिए। तो रोज़ की बात होती थी, तो कुछ लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात बताते थे, जिनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा था, जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, जिनको शिकार करने का अनुभव बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी तरीके से बताते थे और उनको ज़्यादा लोग सुनते थे। तो पहले एक आदमी बताता था कहानी के तौर पर, फिर एक और आदमी जुड़ा, फिर 3 आदमी जुड़े, 4 आदमी जुड़े, 5 आदमी जुड़े। इस तरह बहुत सारे लोगों का एक समूह बना, जो नाटक के रूप में जो वो शिकार कर कर लाए थे, या शिकार के दरमियान जो घटनाएं घटी थी, उन सारी घटनाओं को बताते थे। लेकिन देव फौजदार के लिए जीवन में जैसे होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं, हर आदमी का अलग कहूँगा कि ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देव के लिए नाटक क्यों? देव के लिए इंजीनियर क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं, या मैं कहूँगा कि पायलट क्यों नहीं, नौकरी क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहीं सुना था और पढ़ा भी था कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन दूसरे के घर में। हाँ, तो मैं भी फिल्म कर सकता था, मैं भी सीरियल कर सकता था, बहुत सारे ऑफ़र भी थे, आज भी आते हैं। मुझे कोई उसमें ऐसा नहीं लगता कि फ़िल्म नहीं करनी चाहिए या सिनेमा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, और शायद मैं भी करूं। लेकिन मुझे लगा कि अभी की ज़रूरत मेरी क्या है, और मुझे जो थिएटर में जो धार नज़र आई ना, जो बात कहने का जो तरीका, सीधा साधा एकदम सरल तरीके से आप अपनी बात दर्शकों तक पहुँचा देते हैं और उसका क्विक रिएक्शन आपको मिलता है, तो मुझे लगा यार ये मीडियम मेरा है। नाटककार कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कहीं साइंटिस्ट से कम नहीं होता, वो अपने आप में परिपक्व होता है, वो तो अपने आप में एक यूनिवर्स होता है। तो मुझे लगा कि नाटक मेरा मीडियम है और नाटक के माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं, जो मैं सोचता हूं या जो मेरे दिलो दिमाग में चलता है। नहीं, करेक्ट बात है कि नाटककार या एक्टर या थिएटर जो रंगमंच का कलाकार है, किसी से कम नहीं होता है। लेकिन सिर्फ इसीलिए मैंने सवाल मन में आया, क्या होता है कि जो हमारा समाज है, हमारा समाज जो बनी बनाई चीज़ें हैं, जहाँ से ये देखता है कि यहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे, इसका जीवन सेटल होके कैसे चलेगा, ये घर कैसे बनाएगा, इसलिए इस तरफ वो प्रोवोक करते हैं कि भाई तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू टीचर बन जा, तू प्रोफेसर बन जा, नाटक मत करना। तो देव फौजदार को किसने इंस्पायर किया ये नाटक में आने के लिए, और ये जो आज बातें कह रहे हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी जो इच्छा होती है या हमारे जो विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें कैसे सीखी, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत तो
मुझे भी बॉलीवुड में जाना था, ऐसा ही कुछ था। सोचा था कि मैं भी बॉलीवुड में जाऊंगा और बस बड़ा हीरो बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं थिएटर करने लगा और थिएटर को जाना समझा, जितना छुआ मैंने थिएटर को, तो जो मंच पे नाटक करने के बाद जो आनंद आता था, उसी दरमियान मैं एक सीरियल कर रहा था 2005 में दूरदर्शन का। तो वो मुझे शूट करके आनंद नहीं आता था। शूटिंग पे जब मैं होता था तो शूटिंग में वो मुझे आनंद नहीं आता था जो मुझे मंच पे आनंद आता था। तो मुझे लगा यार आनंद सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा, नाम, शोहरत ये सेकेंडरी आती है। फर्स्ट कोई आदमी क्यों आता है, कोई चीज़ क्यों करना चाहता है, बंगला क्यों खरीदना चाहता है, कार क्यों खरीदना चाहता है, शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो खुश रहे, आनंदित रहे। और मुझे अगर आनंद मंच पर आ रहा है, अगर आनंद मुझे थिएटर में आ रहा है, तो मुझे लगता है मुझे थिएटर ही चुनना चाहिए। आनंद की खोज, जी, मतलब ये कह सकते हैं जी कि देव फौजदार ने आनंद की खोज की, तो जहाँ उनको आनंद मिला वहाँ पर टिके। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसको आनंद किस चीज़ में आ जा रहा है। और आनंद आ भी रहा है तो उसको परस्यू कर पाएगा कि नहीं, उसको कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं। और वो हिम्मत, वो जज्बा, वो साहस भी सब में नहीं होता कि आनंद आ भी रहा होता है लेकिन उसको परस्यू करना हिम्मत की बात है। उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है शेखर भैया, उसका मुख्य कारण यह है कि मैं किसान परिवार से हूँ। और किसान जो होता है, जो रात को ठंड के मौसम में हल चलाता है, पानी देता है, या फिर कड़कड़ाती हुई सर्दी हो या धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, लू चल रही हो, तब भी हम लोग खेतों पे लगे रहते हैं। तो वो जीवंतता, या कहें कि वो जो जिंदा रहने की ताकत, या कहें कि वो लड़ने का ताकत या जुनून, जोश, वो जो कुछ आया है वो सब उसी मिट्टी से आया है, उसी खेती से आया है, उसी किसान की सोच से वो शायद यहाँ तक आया है। तो इसलिए मैं लड़ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। तो वो आनंद की खोज जो है रंगमंच पे ले आई, तो सबसे बड़ी बात ये सीखने की मिलती है कि जिस चीज़ में आपको आनंद आ रहा है उसी से कह सकते हैं कि उसके ज़रिए आप अपने जीवन का संपूर्ण दे सकते हैं। बिल्कुल। जिसमें आपको आनंद नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना जो देना चाहते हैं सर्वोत्तम वो दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बस वही मैं कह रहा था, वहाँ से सफ़र शुरू किस नाटक ने या किस चीज़ ने, कोई नाटक आपने देखा, कोई किताब पढ़ी, या किसी को देखा तो लगा कि नहीं मैं नाटक करूं? और पहला नाटक कौन सा था? शुरू में मैं बेसिकली क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि मैं 10th में फेल हो गया। और उसका कारण सिर्फ इतना भर था कि मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम छोड़ दिया था मैथ का, और उसकी जगह एक ट्रायल दिया था, क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था हमारे यहाँ। एग्ज़ाम छोड़ोगे तो फेल होगे ना भाई। हाँ, मैं पढ़ने में अच्छा था। फिर दूसरी साल मैंने ड्रॉप किया 10th। तो क्योंकि भाई ने बहुत पीटा था, मेरी किट में आग लगा दी थी क्रिकेट की। मैं तो बोले कि नहीं नहीं तुमको पढ़ना ही होगा। लेकिन मैंने दूसरी साल ड्रॉप कर दिया और डिसाइड किया कि अब तो बदमाशी करेंगे, तो ऐसा सोच पैदा कर ली मन में। लेकिन क्रिकेटर भी बनते तो ऐसा नहीं, विकेट तो 2-4 तोड़ ही देते। हाँ, मैं बॉलर अच्छा था। समझ गए। तो उसके बाद तीसरे साल फिर घर वालों ने अप्रोच किया, समझाया कि बेटा पढ़ लो और एडमिशन ले लो। तो मैंने 10th में फिर से एडमिशन लिया और स्कूल टॉप किया। तो हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मतलब था शिद्दत, जुनून, जोश के साथ करता था। तो वहाँ लगा यार क्रिकेटर नहीं बन पाया, लेकिन ऐसी क्या मैं चीज़ करूँ जो हट के हो। वैसे ही बिल्कुल सोच वही थी, सिनेमा वनेमा को देखकर, टीवी को देखकर ऐसा लगता था मुझे भी टीवी पर जाना चाहिए। एक कोरी कल्पना, एक मासूम सोच, या कहें कि यौवन की सोच होती है कि हम भी बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही आज 75% यूथ ऐसे निकल कर आता है कि हम भी बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के पता चलता है कि एक्टर बनना आसान नहीं है। तो जब शुरू में मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप में गया था, 2003-4 की घटना है वो, तो वहाँ मैं रंगमंच में वर्कशॉप लगातार करता था। तो मेरी शा, सा, जा, जा ये सब बहुत बेकार थे। जैसे मेरी गांव की भाषा थी, कहाँ जा रहा हो लाला, क्या कर रहे हो, कहाँ खा रहे हो, चारण में दोष था, पूरा दोष था। खड़े होने का बहुत बेढंग तरीका था। तो सारे लोग हंसते थे, मैं कुछ भी इम्प्रोवाइज करूँ सारे लोग हंसने लगते थे। तो मैं पूछता था आप लोग हंसते क्यों मुझ पे? तो बोले तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें खड़े होना नहीं आता। मतलब मैं तो खड़ा होता हूँ, आराम से खड़ा होकर बात करता हूँ, बोलता भी हूँ, फिर क्यों नहीं आता सब? फिर मैंने आदरणीय गुरु अरविंद गौड़ जी से बोला कि सर प्रॉब्लम कहाँ है मेरे अंदर? तो बोले प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी बेटा, लेकिन तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छा है इसके साथ एक जॉब भी तलाश लो। तो मुझे लगा नहीं, जॉब तो नहीं करेंगे, करना है तो एक ही चीज़ करना है। क्योंकि मैंने वो एक भगवत गीता की एक बात पढ़ी थी कि जब आपके अंदर पूर्ण समर्पण होता है तभी आप चीज़ को अचीव कर पाते हो। और ये मेरे मन में बचपन से बैठ गई थी चीज़
तो पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, पूरी तरह से उसी के लिए था, उसके लिए मैंने एग्ज़ाम भी छोड़ा। अब पूरी तरह मेरा थिएटर के लिए हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं करेंगे, दूसरा विकल्प बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो मैं अस्मिता छोड़कर दूसरे ग्रुप में चला गया। सुरेश भारद्वाज जी के साथ मैं काम करने लगा। वहाँ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे। विदु खरे, हरविंदर कौर, टिकम जोशी, सुमन वैद, बहुत सारे, रमेश मनचंदा जी, बहुत सारे अच्छे कलाकारों का साथ मिला। हरविंदर कौर और बहुत बड़े बड़े लोगों का साथ मिला, उनके साथ काम करते हुए। फिरोज जाहिद खान, ये सब का साथ मिला। वहाँ भी सर ने मुझे बोला कि बेटा एक्टिंग का ए नहीं है, थिएटर का टी नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने कहा सर कैसे आएगा? बोले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोले सर आप बस मुझे बताइए मेहनत कैसे करनी है, मेहनत तो मैं करूँगा। हाँ, कैसे करनी है वो मुझे बताइए, वो मुझे गाइड कीजिए। सो बोले कि तुम NSD चले जाओ, BNA चले जाओ, FTI चले जाओ, फिल्म करनी है तो FTI चले जाओ, थिएटर करना है तो NSD या BNA चले जाओ। तो मैंने कहा सर मेरा तो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर था तब 2005 में, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले कि तो अभी तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर 7 नाटक करने पड़ेंगे। बोलो सर तब पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था। तो मैंने कहा 7 नाटक करने में तो बहुत टाइम लगेगा, 5-6 साल चले जाएंगे। तो 5-6 साल क्यों दें, तो कोई शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं। मेहनती तो था मैं। तो मैंने लिस्ट एक बनवाई सर से, आप मुझे लिस्ट बताइए कि कौन सा टीचर है जो NSD में पढ़ाने आते हैं। तो सबके नाम बताए, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी, आपके रतन थियम सर, पाणिक्कर सर, आलोक चटर्जी सर, सतवत राव सर, बहुत सारे लोगों का नाम दिया। तो वो लिस्ट जब मैंने बनाई तो मैंने सबको कॉल किया और सबसे पहले पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी के पास गया, जहाँ बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानकारी ली। फिर मैं अलग अलग घूमता रहा। तो ऑल ओवर इंडिया शायद ही कोई ऐसा टीचर छोड़ा होगा जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे वॉइस एंड स्पीच के अलग टीचर से क्लास ली, बॉडी लैंग्वेज की अलग टीचर से क्लास ली, इमोशन के लिए अलग टीचर से बात की, किसी से कलरी पट्टू सीखा तो किसी से छऊ सीखा, भूमि किशोर सर से मैंने छऊ सीखा। तो बहुत सारे टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया और किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, फुल सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत मज़ा आने लगा है। फिर 2007 में मेरा संगीत नाटक एकेडमी के वर्कशॉप में हो गया था, इलाहाबाद में था, यूपी से मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद 2.5 महीने की वर्कशॉप थी, वहाँ मैं नहीं जा पाया, पापा को कैंसर था। उसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा था जो भारत रत्न भार्गव जी के साथ हो रहा था, संगीत नाटक एकेडमी और नाट्यकुलम के संयुक्त तत्वाधान में। तो वहाँ मैंने कंप्लीट किया। तो वहाँ रतन दा आए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, पाणिक्कर सर आए, बहरुल इस्लाम सर आए, आलोक चटर्जी सर आए, यही सब फैकल्टी थे। तो बल्ले बल्ले हो गई, हमको तो गुरु लोग मिल गए। और जब गुरु लोग मिल गए तो रास्ता बनना शुरू हो गया। फिर कब भाषा सुधरी, कब जो खड़ा होना नहीं जानता था, अब लोगों को बताता है भाई ऐसे खड़ा हुआ जाता है, भाषा को ऐसे सुधारा जाता है, एक्सप्रेशन ऐसे ठीक किए जाते हैं। तो कब कैसे होता चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब मैं बैक वापस देखता हूँ, 18 साल हो गए, तो 18 सालों में मैं ये पाता हूँ कि मेरी कठिन मेहनत, क्योंकि मुझे याद है जब इंडियन हैबिटेट सेंटर में जब मैं वर्कशॉप किया करता था तो घर वालों का सपोर्ट नहीं था। तो चाय की दुकान थी एक पीछे, तो मैं लंच में चाय और बिस्किट बस यही किया करता था, 10 रुपये। तो मदरसा से लोधी रोड तक का 3 रुपये टिकट लगता था उस समय बस में। मैं पैदल आता था, 3-4 किलोमीटर था, ताकि 3 रुपये बचा सकूं और 3 रुपये की मैं चाय पी सकूं। जिस समय बच्चे वो सारे लोग इंडियन हैबिटेट सेंटर में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे और मैं चुपके से निकल जाता था और मैं वहाँ बिस्किट, पार्ले जी का पैकेट 3 या 4 रुपये का आता था और 3 या 2 रुपये की चाय आती थी, तो चाय पीता था। लेकिन बड़ा खुश हो गया, मतलब ऐसा नहीं था, मलाल नहीं था। मुझे लगा यही तो इतिहास बनेगा। हाँ। और मैं भी शायद इतिहास ही बन रहा है। हाँ, ये सफ़र था दिल्ली का सीखने का जी। और यही होता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब मुझे भी लगता है कि मंजिल कोई चीज़ नहीं, जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी होती है और इसी का आनंद है। और तुमने उसमें आनंद लिया, उसको तुमने सीखा, इसलिए तुम आज यहाँ हो। और ये तो मैं कहूँगा कि एक सीखने का और दिल्ली का सफ़र रहा। ये देव फौजदार का सफ़र था, दिल्ली का और सीखने सिखाने का। इसके बाद हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस प्रकार से देव फौजदार का सफ़र मुंबई में होता है और वो खुद सिखाने लग जाते हैं। यानी कि जो कुछ सीखा है उसको बांटने का समय कब आता है